हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आईएएस। और आज हम स्टार्ट करेंगे अपने 5 मार्च का न्यूज़ डिस्कशन, जिसमें हम साथ में करेंगे साइंस एंड टेक और पॉलिटी रिवीजन। तो शुरू करते हैं। क्या क्या कवर करेंगे आज? हम करेंगे करंट अफेयर्स, पीआईबी, साइंस एंड टेक और पॉलिटी के कुछ आर्टिकल्स। आज संडे है, ज़्यादा आर्टिकल्स हैं नहीं। जो एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल था, वाई पांडाज आर ब्लैक एंड वाइट, आपको फेमस हो याद होना चाहिए। बहुत ही अच्छी फेमस मूवी है, कभी देखिए टाइम मिले तो, कुंग फू पैंडा। तो पैंडास के बारे में जानते हैं, पैंडास ब्लैक एंड वाइट क्यों होते हैं। देखिए, हमें लगता था पैंडास जो नॉर्मली एक तरीके से कहा भी जा सकता है कि कैमोफ्लेज करने के लिए था। इनकी जो पैंडास के चेहरे, इनकी गर्दन, इनका पेट हमेशा वाइट होता है, क्योंकि ये स्नो एरियाज में रहते हैं, तो वहाँ पर उनको छुपने के काम आता है ये, ठीक है। जो वाइट वाइट जो कलर है वो स्नोज के छुपने का काम आता है। जो आर्म्स और इनकी जो पैर, उनकी गर्दन जो है, और पैर और इनका हाथ जो है वो ब्लैक हैं, जो इनको हाइट देते हैं, ठीक है। शेड में छुपने में काम देते हैं कि अगर बर्फ में है वो स्नो में छुप गए, कहीं पे छाया आ रही है तो वहाँ हाथ से छुप गया, वहाँ हाथ वहाँ है तो वो ज़्यादा दिखाई नहीं देगा, और बॉडी बर्फ से ढकी रहेगी तो वो भी दिखाई नहीं देगा। तो साइंटिस्ट ये बताते हैं कि डबल कलरेशन सिस्टम जो है वो इनकी पुअर डाइट से आता है, ठीक है। एक तो ज़्यादा ये लोग खाते नहीं है, सिर्फ बैम्बू वगैरह खाते हैं और घास खाते हैं, इसकी वजह से भी हो सकता है। और ये कभी इतना फैट नहीं रख पाते शरीर में जिससे कि डोरमेंट हो सके। फैट बहुत कम होता है शरीर में, इसकी वजह से ये हरदम इनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। बाकी जो बड़े भारी बेयर्स होते हैं वो चले जाते हैं हाइबरनेशन पर जब सर्दियों का मौसम आता है, मतलब जब वो आराम में अपने चले जाते हैं किसी गुफा में, कहीं कुछ समय के बाद आते हैं। पर क्योंकि इनके पास फैट रिच खाना होता नहीं है, फैट क्या करता है, फैट बॉडी में बाद में बर्न होता है, जब आपका बेसिक खाना खत्म हो जाता है तो एनर्जी देता रहता है। ये फैट स्टोर नहीं कर पाते, इसलिए इनको हरदम साल भर एक्टिव रहना पड़ता है, हमेशा साल भर एक्टिव रहते हैं। दो ये देखिए इस न्यूज़ में तीन चीज़ें हैं। एक तो वाइट ब्लैक, नॉर्मल सी बात है, बर्फ़ के लिए वाइट और शेड के लिए ब्लैक इनका कलर होता है। और क्योंकि ये फैट जमा नहीं कर पाते, इसलिए साल भर ही एक्टिव रहते हैं। तो ये दिखाता है कि हाइबरनेशन करने वालों के पास फैट एक्टिवेट हो जाता है, जो बेयर में होता है, नॉर्मल बेयर में। और इनके चेहरे पर जो मार्किंग्स होती है सर के ऊपर, हेड पर, वो होती है कम्युनिकेशन के लिए, बात करने के लिए। और उनके कानों पर जो डार्क धब्बे हैं वो दिखाते हैं कि भाई जो हमलावर है उनको दिखाते हैं कि भाई मैं खतरनाक है, हम जानवर, हम पे हमला मत करो। तो ये दिखाता है कि डार्क पैचेस उनको एक दूसरे को पहचानने में मदद करते हैं। तो बेसिक न्यूज़ है कि ये चीज़, जो तीन चीज़ें हैं कि वाइट कलर क्या करता है, ब्लैक कलर क्यों है, और उनकी जो उनका खाने की आदतें हैं उसकी वजह से फैट स्टोर नहीं होता, इसलिए वो साल भर एक्टिव रहते हैं। एक न्यूज़ है, ईरान ने सक्सेसफुली S-300 अपना एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम चेक को टेस्ट किया और ऑपरेशनल हो चुका है वो। और ये उसने कहाँ से लिया? रशिया से लिया है। जो हमने S-400 के बारे में भी ठीक से कवर किया था 2 दिन पहले, तो आई थिंक मैं इसको ज़रा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। इससे क्या होगा कि ईरान की लोकेशन है जहाँ सऊदी अरबिया से उसका शिया सुन्नी वाला चक्कर है, वहाँ पे उनके वो विरोधी हैं इसराइल के साथ, तो ऑब्वियसली है ही। और तो अमेरिका तो ऑफकोर्स पहले वहाँ पर लगाया हुआ था एक आर्म्स एम्बागो, तो वहाँ पर कोई हथियार नहीं एक्सपोर्ट कर सकता था। 2007 के आसपास ही ये डील हुई थी, जो 2010 में तक नहीं हो पाई थी, क्योंकि इनके ऊपर सैंक्शन लगा दिया था यूएन ने। तो अब सैंक्शन हट गया 2010 में, तो 2010 के बाद उन्होंने दोबारा स्टार्ट किया है। और कहा जा रहा है कि जितने उनके न्यूक्लियर प्लांट्स थे, इनका बेसिक प्लान था कि वहाँ पर ये S-300 लगा लेंगे। तो लेकिन अब तो एन प्लांट्स उन्होंने कहा हम न्यूक्लियर प्लांट्स बंद कर देंगे, अब देखते हैं क्या होगा। पर उम्मीद है कि कुछ इससे कुछ समस्याएं खड़ी होंगी मिडल ईस्ट में, ऑफ कोर्स, क्योंकि बहुत खतरनाक सा है ये। खतरनाक नॉर्मली नहीं, उनके पर्सपेक्टिव से, उनके परिप्रेक्ष्य से खतरनाक लगता है, आमतौर पर आप नहीं कह सकते सर क्या नतीजा है। तो रशिया बेचता है, रशिया से ये ईरान ने खरीदा है, बस इतनी न्यूज़ है। और ये है कि मंगनियार्स, ये आज के एक आर्टिकल में मंगनियार्स, देखिए मंगनियार्स असल मिरासी कास्ट के सब कास्ट है। मंगनियार के बारे में जानते हैं? मंगनियार है कौन? मंगनियार्स वो बेसिकली हिंदूज थे जो पहले कन्वर्ट करके मुस्लिम बन गए थे। तो इस वजह से जो मुस्लिम कम्युनिटी है कई एरियाज में, जो जो वहाँ की रूढ़िवादी जो ऑर्थोडॉक्स सिस्टम है, उनमें इसको कभी भी कंप्लीट मुस्लिमों का दर्जा नहीं मिल पाया कई जगहों पर, जैसे कि अहमदियाज के साथ होता है। तो ये थोड़े मार्जिनलाइज तबके हैं उसके। तो मंगनियाज का सिस्टम इस प्रकार से शुरुआत में काफ़ी समस्या इनको फेस करनी पड़ी। तो क्योंकि इनका सिस्टम भी थोड़ा सूफीज़म से था, तो जो कट्टरवादी होते थे उनको काफ़ी समस्याएं होती थी इनसे। तो ये बेसिक डेफिनेशन होगी। तो मंगनियास मिरासी कास्ट से थे। मिरासी कास्ट के लोग अक्सर क्या होते हैं, म्यूजिशियन और बार्ड होते हैं, गाने बजाने वाले। तो देखिए, जो भी ये जहाँ से हैं, राजस्थान के हैं, या तो फिर वहाँ एक सिस्टम होता है जिसे कहते हैं जजमानी सिस्टम, ठीक है। जजमान पार्टी, जजमानी सिस्टम मतलब होता है जो एक पुराना भारत का एक सोशल सिस्टम है कि एक जजमान होता है, उसके बाद उस पर आश्रित कई लोग होते हैं। सेंटर में जजमान होता है जिस पर आश्रित होते हैं बाकी लोग। जैसे अगर एक राजा है तो उसका एक बारबर होगा, एक उसका नाई होगा, एक उसका
म्यूजिशियन होगा उसके लिए गाएगा, एक उसकी गार्डनर होगा उसे घास वास करेगा। तो ये बंदा जजमान है, उसके सभी लोग हैं जो इसके ऊपर आश्रित हैं और ये इनको पैसे देता है, तो जजमानी सिस्टम इसे कहते थे। तो पहले जजमानी सिस्टम का एक अहम भाग था मंगनियार्स। तो उसके बाद ये इवॉल्व हुए। समस्या, इनका म्यूजिक बहुत ही भयंकर होता है, मतलब फोक म्यूजिक के हिसाब से बहुत अच्छे माने जाते हैं ये। तो और इनका तो हर चीज़ जो इनका जीवन का पिछला इतिहास रहा है, वो चाहे फूड ग्रेन हो चाहे डोरी हो, सब कुछ जजमानी पार्टिक से मिलता जुलता है। शादियाँ होंगी तो ये जाएंगे और ये गाएंगे। ये पैसा पहले हुआ करता था, अब भी छोटे छोटे तबकों में होता है। तो ये एक सोशल सिस्टम था पहले उस रीजन में। अब जैसे डेवलप हुआ है तो इनका म्यूज़िक बहुत ही बेहतरीन होता है और ये फोक म्यूज़िक इनका इंटरनेशनली काफ़ी फेमस हो चुका है। यहाँ तक कि कहा जाता है कि इंडिया का सबसे फेमस फोक म्यूज़िक है। यूट्यूब पे वीडियो है, आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त इनके गाने हैं। मैं तो कहूँगा एक बार आप सुन भी लें, आपको हमेशा याद हो जाएगा मंगनियार्स कहाँ से। और लंगास जो है ये सबसे ग्लोबली सबसे ज़्यादा माने जाते हैं। इनका जो लोकल बैलेड्स होता है, इनमें सूफी और भक्ति पोएट्स की लिरिक्स का मिश्रण होता है उनके गीत का। तो काफ़ी अच्छा संगीत होता है। तो मंगनियार्स क्या है, कहाँ के हैं, ट्राइब्स है या फिर जो भी है, तो आपको पता चल गया। एक बार आप इसके वीडियोस भी देख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। आगे चलते हैं। पामरा ऑनलाइन आ गई है। ये असल में क्या था, यहाँ पर सीरिया के पास पालेमरा में, जहाँ पर एक कोस्ट, ये एक बहुत महत्वपूर्ण लोकेशन थी जहाँ ट्रेड कई जगह से होता था। और पहले के समय में यहाँ एक बेहतरीन शहर था जो कल्चरल सिटी बनाया जाता था। इससे कुछ रूइंस थे यहाँ जिसको आईएसआईएस ने पिछले साल बर्बाद कर दिया था। तो क्यों किया था ऐसा, जैसे अफगानिस्तान में तालिबानियों ने गौतम बुद्ध की एक बहुत बड़े स्टैचू जो कि था बॉम्ब, मुझे याद नहीं है, मुझे स्टैचू का एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, उसको तोड़ा था। काफ़ी फेमस है वो, अभी एग्जैक्टली दिमाग से बाहर निकल गया वो। और ऐसी जगहों पर क्यों हमला करते थे, ऐसे में इसके क्वेश्चन आते हैं कि कल्चरल सिग्निफिकेंस में क्या दिक्कत है। तो अब इसकी जो फोटोज खींची हुई थी यूएस के लॉस एंजलिस की किसी यूनिवर्सिटीज़ में, वो उन लोगों ने इसको ऑनलाइन डाल दिया कि चलो भाई वो ना रहा तो अब यही सही। और हाल में हमें पता चला कि बैटल ऑफ एलिपो हुई थी, यहाँ एलिपो है। और तो सीरिया का मैप आप एक बार देख लीजिए। टर्की इधर है, इराक है, जॉर्डन है, लेबनान है और मेडिटेरेनियन सी है। तो ये एक लोकेशन आपको याद होनी चाहिए कहाँ पर क्या अलेप्पो में हुआ था। और अभी हमें पता है यहाँ पर भी कब्जा हो गया इराकी फोर्सेस का, सीरियन फोर्सेस का। तो कहाँ कहाँ क्या क्या फैला है वो देख लीजिए एक बार मैप सेक्शन, क्योंकि आपको हमेशा याद रहे। आगे बढ़ते हैं। वुमेन इंडिया एसोसिएशन एक टॉपिक है जो मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रेसिडेंट ने हाल ही में यहाँ पर एक सेमिनार किया था। राष्ट्रपति जी ने कहा था कि डॉक्टर एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू ने कितना महत्वपूर्ण रोल निभाया इंडिया वुमेन एसोसिएशन को स्टैब्लिश करने के लिए। देखिए, इंडिया वुमेन एसोसिएशन क्या है, अराउंड 1917 के आसपास या 13 के आसपास बनी थी, जो कि इंडिया की पहली फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने पूरी तरह से कोशिश की थी कि महिलाओं को लेकर जो उनकी समस्याएं हैं उनको आगे रखा जाए। वुमेन एम्पावरमेंट पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है टॉपिक। मैं आपको कहूँगा कि एक बार आप वुमेन इंडिया एसोसिएशन के बारे में गूगल करके एक्स्ट्रा पढ़ लें। अगर आपको मेंस के लिए तैयार करना है, अगर एक्स्ट्रा नोट्स बना रहे हैं तो आप इसको जरूर करें। वुमेन एम्पावरमेंट और पेपर 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो इसमें इन्होंने क्या क्या 1 के लिए भी हो जाता है हिस्ट्री के हिसाब से। तो ये जो वुमेन इंडिया एसोसिएशन थी उसका रोल था बहुत महत्वपूर्ण। चाइल्ड मैरिज को का जो एज कम करना था, या फिर शारदा बिल के बारे में जो था देवदासी सिस्टम हटाना, इन सब पे बहुत महत्वपूर्ण इनका योगदान रहा था। तो ये क्या क्या काम किए थे ये देख लीजिए। अब तीनों बिल तो पता ही होनी चाहिए, बेसिक सी बातें कि शारदा बिल क्या है या चाइल्ड मैरिज एक्ट क्या हुआ था। हिस्ट्री से कनेक्ट कीजिए राजा राममोहन रॉय से। अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हुए आएंगे ईश्वरचंद्र विद्यासागर से विडो मैरिज से यहाँ से यहाँ तक, तो आपको अच्छे तरीके से याद रहेगा। तो वुमेन इंडिया एसोसिएशन असल में स्टैब्लिश कहाँ हुई थी, 1917 में अडियार मद्रास में हुई थी। और एनी बेसेंट इसकी पहली प्रेसिडेंट थी। इन्होंने एक डेलीगेशन भेजा था जो सरोजिनी नायडू लेड था, एडविन मॉन्टेगो को, जिसके बाद इन्होंने कहा था कि आप महिलाओं को भी सफरेज दो मैन की तरह 1919 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बाकी आप कर लीजिए क्योंकि बेसिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत ही वुमेंस डे भी आ रहा है और इस वजह से इम्पॉर्टेंट है। एक न्यूज़ ये भी है कि जीएसटी काउंसिल ने अपने सेंट्रल गुड्स और सर्विस टैक्स का बिल को जो है वो मंजूरी दे दी है, इंटीग्रेटेड गुड्स और सर्विस टैक्स के बिल को। तो अब ये पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जा सकता है। इसके 10 लगभग पॉइंट्स हैं एसेंशियल, जो जीएसटी अगर आपने पढ़ा होगा तो ऑब्वियसली आपको क्लियर सा होगा। थोड़े चेंजेस हैं छोटे मोटे, वो देखेंगे बाद में जब डिटेल में बिल आ जाता है। तो क्योंकि देखिए, जब बिल जब तक प्रेजेंट होके पास नहीं हो जाता तब तक उसके चांसेस कम होते हैं। तो अगर कोई बिल पास हो गया तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अमेंडमेंट बिल की आपको याद होनी चाहिए। अगर आपसे पूछ लिया कि बिल में क्या करना चाहिए तो आप लिख सकते हैं कि अच्छा ये अमेंडमेंट दिया था। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताना भूल गया था कि कल के साइंस एंड टेक के वीडियो में एक गड़बड़ हो गई है। इनसेट 3D किसी ने कमेंट किया था। इनसेट 3D एक सनसिंक
है या फिर जियो सैटेलाइट है, तो ये सन सिंक्रोनस है ना कि, सॉरी, जियो सिंक्रोनस है, और यहाँ तक कि जियो स्टेशनरी है ये। इनसेट 3D है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। क्यों? क्योंकि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की का सैटेलाइट है, तो मैंने गलती से इसको वहाँ पे सन सिंक्रोनस लिख दिया। देखिए क्या है कि जो बेसिक, कभी कभी आप पीडीएफ बनाते हैं तो आप गलती से कहीं कुछ कुछ डालने से, मैंने सबको कैटेगराइज किया था 3 तरीके से कि सन सिंक्रोनस, जियो सिंक्रोनस और नॉर्मल स्पेस सैटेलाइट्स में, अब तीनों में डिफरेंशिएट किया था। तो ये इनसेट 3D इनसेट सीरीज में आएगा, जो कि कम्युनिकेशन और मीटोलॉजिकल डिपार्टमेंट के, जो कि जियो स्टेशनरी होते हैं। जो मैंने बताया था कि अगर कम्युनिकेशन सैटेलाइट होगी तो उसको आपको एक ही जगह पे रहना चाहिए फिक्स, क्योंकि आपको उस एरिया को वो कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रही है, उसको घूमने फिरने का उतना मतलब है नहीं। तो ये हो गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जल क्रांति अभियान 7 मार्च को होने वाला है। जल क्रांति अभियान क्यों इंपॉर्टेंट है? जल क्रांति अभियान पिछले साल स्टार्ट हुआ था, जिसमें कोशिश की गई थी कि पहले देखिए, पहले एक गांव का एम था कि एक जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो कि वाटर स्केर्ड है, मतलब जहाँ पानी की अत्यंत कमी है, उसको वाटर सरप्लस बनाया जाएगा, मतलब पानी की पानी बहुल बनाया जाएगा वहाँ। तो इसके बारे में जल क्रांति अभियान चलाया गया था। जल क्रांति अभियान के तहत क्या किया जाता था कि जितने भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हो गया, लोकल बॉडीज हो गया, इनको लेकर एक पार्टिसिपेटरी तरीके से, मतलब सभी को समुचित रूप से मिलाकर एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए, मैनेजमेंट कराई जाए ऐसी कि वहाँ पर पानी को रख रखाव, बचाव और जो भी तरीका है उन सबको सुचारू रूप से चला के आप उस गाँव को जल संपूर्ण बना दें। तो ये एक मुद्दा था, और इसमें इसके लिए जल मित्र की बात हुई थी। जल मित्र मतलब जो वॉलंटियर होते हैं, जिनको ट्रेन किया जाएगा कि भाई कैसे कैसे करना है, वो मास अवेयरनेस, जन चेतना फैलाएंगे कि भाई कैसे आपके गांव को पानी बचाना है, कैसे डेवलप करना है गांव के पानी को। और उससे क्या होगा कि काफ़ी ज़्यादा अगल बगल के एरिया में भी फैलेगा और पूरा डिस्ट्रिक्ट आपका वाटर कंजर्वेशन सीख लेगा और एक वाटर सरप्लस इंडिया बनेगा। तो ये बेसिकली पहले एक गांव के लिए था, अब 2 वाटर स्केड विलेजेस को बना चुके हैं। जल क्रांति में 4 कंपोनेंट है: जल ग्राम योजना, डेवलपमेंट करना मॉडल कमांड एरिया का, पॉल्यूशन अबेटमेंट एंड मास अवेयरनेस प्रोग्राम। मतलब एक पहले आप जल ग्राम योजना बनाएंगे, उसके बाद मॉडल कमांड एरिया होगा उसका, आप पॉल्यूशन कम करेंगे उसके बाद, ठीक है। चौथा, आप उसके बाद फिर जनता के बीच में इसको एक वो चलाएंगे अवेयरनेस प्रोग्राम। तो जल ग्राम योजना क्या है? 2 स्ट्रेस्ड विलेजेस जो होंगे पानी के हर डिस्ट्रिक्ट में, उनको सेलेक्ट किया जाएगा और उनको वाटर सिक्योरिटी प्लान के तहत वाटर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने की पूरी प्लानिंग के साथ तैयार किया जाएगा। सभी को लेके पंचायत समिति लोगों को मिलाकर किस तरह से इस गांव में या किसी भी गांव में जहां पानी की घोर कमी है, वहां पर वाटर कंजर्वेशन हुआ या नदी, तालुकाज, कुएं, इन सब को खुदाई करके किस तरह पानी से उसको एक सरप्लस बनाया जा सके इस एरिया का। तो ये जल ग्राम अभियान है। उसके बाद आप उसका एक मॉडल कमांड एरिया बनाएंगे जो बताएगा कि पॉल्यूशन और कैसे घटाया जाए, या ताकि आगे आपकी पानी की समस्या ना दोबारा आ जाए कभी जाके। उसके बाद इसके मास्क अवेयरनेस प्रोग्राम, इसका चौथा चरण है। अभी तक 726 विलेजों गाँव को पहचाना गया जहाँ पर ये चलेगा। टोटल टारगेट 828 का है। 180 विलेजेस का प्रिपेयर हो चुका, 61 का अप्रूव हो चुका। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है ये पॉइंट, बट ऊपर के पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जल क्रांति अभियान क्या है? जल क्रांति अभियान किस मिनिस्ट्री के अंदर है? जल क्रांति अभियान के अंदर क्या चरण है? जल क्रांति अभियान में कितने गांव हैं कवर करता है? एक छोटी सी न्यूज आई थी कि शाहपुर कांडी जो बांध है, इसके बारे में क्लैरिटी हो गई है, जो कि मई 1990s में बनना स्टार्ट हुआ था, 2014 में हॉल्ट हो गया था क्योंकि पंजाब और जम्मू कश्मीर के बीच में इसके विवाद आ चुका था। तो ये पानी जो ईस्टर्न बेसिन में जो नदियां हैं जिस पर इंडिया का पूरा अधिकार है, उन पे यूटिलाइज करने के लिए महत्वपूर्ण है, जो अब दोबारा स्टार्ट हो गया नेगोशिएशन इस पर। देखिए, मैंने करंट अफेयर्स में इतना ही है। संडे को कुछ बहुत ही अच्छे आर्टिकल्स हैं अंडमान निकोबार के बारे में, और 2-3 आर्टिकल्स बहुत ही अच्छे आज के संडे सेक्शन में। मैं उम्मीद करूँगा कि आप उसको अगर वीडियो में एडिटोरियल वीडियो जरूर देखें और कोशिश करें कि बढ़िया से ग्रास कर पाए। अब देखिए, साइंस एंड टेक में आज हम मंगलयान करते हैं। 2 चीज़ें करेंगे, मंगलयान और मैवन। तो मंगलयान क्यों महत्वपूर्ण है? भारत का सबसे महत्वाकांक्षी योजना और एक गौरवान्वित करने वाला समय था जब मंगलयान सही मार्स में कक्षा में शामिल हो चुका था। पहला एशियन कंट्री है इंडिया ऐसे करने वाले, और पहला ऐसा देश है दुनिया में जिसने पहले ही अटेम्प्ट में मार्स मिशन पे कामयाबी पाई है। मंगलयान को मॉम भी कहते हैं, मार्स ऑर्बिटर मिशन। ये करता क्या है? ये लॉन्च किया था 2013 में। इसकी लॉन्चिंग किस पे हुई? PSLV XLC-5 से। ये था लॉन्चिंग व्हीकल। एक्सेल सीरीज से ही चंद्रयान भी लॉन्च हुआ था। ये इंडिया का पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन है, मतलब ग्रहों के बीच का वो मिशन, जैसे आप कहते हैं, मुझे हिंदी इसकी एग्जैक्टली नहीं पता। इसरो चौथी स्पेस एजेंसी थी जिसने काम किया। पहले ऑफ कोर्स नासा, सोवियत्स और यूरोपियन स्पेस एजेंसी तीनों ने किया है। अब ये टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर था जो बताता कि आपको कैसे टेक्नोलॉजी डेवलप करने, डिजाइन प्लानिंग करने में और ऑपरेशन इंटरप्लेनेटरी मिशन के बारे में कैसे इसको करना है और किस तरह किया जाए, इस पर
अध्ययन करने के बाद किया गया। तो बेसिक इसका मेन मुद्दा ये है कि किस तरह और उसको बेहतर टेक्नोलॉजी यूज़ करके वहाँ तक पहुँचा जा सके। इसके ऑब्जेक्टिव क्या, ऑब्जेक्टिव है स्पेस कम्युनिकेशन के बारे में पता करना, नेविगेशन, मिशन प्लानिंग, मैनेजमेंट, और जो कंटिजेंसी सिचुएशन आने वाली है, कोई खतरनाक अगर कोई ऐसा आपातकालीन स्थिति आ जाती है तो उसको कैसे हैंडल करना है, इसमें सारे फीचर्स हैं। ये मार्स की सरफेस को चेक करेगा, मोर्फोलॉजी चेक करेगा, वहाँ की चेक करेगा कि वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, और खुद के अब हमारे इंस्ट्रूमेंट जो है इस पर जो है वो हमें डेटा भेजेंगे ताकि हमें नासा पर कम डिपेंडेंट रहना पड़े। हालांकि याद रखिए नासा का मार्स मिशन काफ़ी वृहद पैमाने पर है, हमारा केवल एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है, मतलब उस स्पेसिफिक नहीं है कि किस हद तक काम कर पाएगा, पर नासा का बहुत ही टू द पॉइंट और स्पेसिफिक मिशन है, क्योंकि बहुत समय से नासा बहुत समय से मार्स पर काम कर रहा है, और उसके बजट भी काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया का बजट बहुत ही कम था, $76 मिलियन का आसपास था, जो कि फेमसली ग्रेविटी मूवी जो बनाई थी उसके बजट से भी कम था, जो कि $100 मिलियन की मूवी थी। इंडिया का जो असली प्लेन है वो मार्स तक पहुंच गया था $76 मिलियन में। यहाँ तक कि जो मार्स का अपना मैवन था वो शायद $700 मिलियन का था। तो आप सोच सकते हैं कितना सस्ता था। इतना सस्ता था, ये कहा गया था एक ऑटो का किराया जो 8 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से है, उस दर से भी इंडिया का जो मार्स मिशन है उससे भी सस्ता था। तो दिखाता है इसरो की कितना इफेक्टिव है वो इस मामले में कि पैसे बचाने में या इन सब कार्यों में। आगे देखते हैं, ये देखिए जो ये स्पेसक्राफ्ट है ये सबसे कम फ्यूल लेके वहाँ तक पहुँचा था, इसकी कोशिश की गई थी। तो ये कैसे हुआ था, इसमें एक टेक्निकल टर्म है हॉमन ट्रांसफर ऑर्बिट या फिर मिनिमम एनर्जी ट्रांसफर ऑर्बिट, इसका उपयोग करके भेजा गया था। मतलब जो मार्स पे सीधा क्या एक तरीका होता है कि आपने सैटेलाइट बनाई, ठीक है, ये आपके लॉन्चर पे सब कुछ ऐड ऑन किया आपने सब कुछ, और इसको आपने भेज दिया, ये जाएगा और लोकेशन से आपकी बाहर निकलेगा। पर इतनी एनर्जी नहीं थी क्योंकि फ्यूल बहुत महंगा है। तो इसको रोकने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक ऑर्बिट चुना था, हॉमन ट्रांसफर ऑर्बिट, जिसे आप मिनिमम एनर्जी ट्रांसफर ऑर्बिट भी कहते हैं, जिससे स्पेसक्राफ्ट मार्स पे गया सबसे कम अमाउंट ऑफ फ्यूल खर्च करके, ईंधन की सबसे कम खपत करके। तो देखिए कैसे हुआ, देखिए कुछ ज़रा टेक्निकल है, मुझे भी खुद पहले ही बता दूं, मैं पूरी तरह से मुझे डिटेल नहीं पता ये ऑर्बिट क्या है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा लगा मुझे, पहले भी चेक की थी पढ़ने के बारे में इसमें, तो मुझे कुछ इसमें खास समझ नहीं आया, पर मैं कोशिश करूंगा समझाने की। देखिए यहाँ से आपका जो सैटेलाइट निकलता है, तो ये अर्थ का ऑर्बिट है ब्लू वाला, ये किसका ऑर्बिट है, ये मार्स का ऑर्बिट है, ठीक है, ये वाला। अब ये जो सैटेलाइट है, ये जो हल्का आप ग्रीनिश देख रहे हैं, ये है इस सैटेलाइट का ऑर्बिट, ये ब्लू अर्थ का ऑर्बिट, ये है मार्स का ऑर्बिट। तो यहाँ से निकला पहले ट्रेजेक्टरी से, ठीक है, डिपार्चर जो 1/12 को हुआ था, फिर ये इस तरह जाएगा यहाँ, ठीक है। और ये इतना चक्कर क्यों काट रहा है, डायरेक्टली क्यों नहीं चला गया, ये चक्कर इसलिए काट रहा है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो इस पर लगे, ठीक है, वो फोर्स, और जो इसका ग्रेविटेशन पुल है मार्स ऑर्बिटर मिशन पे, जो पुल है मार्स का, वो भी इसके साथ रहे, यानी इसके विरोध नहीं, कि एक तो मार्स का जो ग्रेविटी जो इसको खींचेगी अपनी तरफ वो भी इसके सपोर्ट में रहे, इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी उस तरफ ही लगे, ठीक है, तो कि अर्थ की ग्रेविटी को काट के आराम से निकल सके कम से कम ईंधन की खपत में। तो सेकंड स्टेज था, तो इस स्टेज में बहुत ही महत्वपूर्ण था कि मार्स की लोकेशन कहाँ होती है। जब ये डिपार्चर हुआ था, डिपार्चर से मार्स यहाँ था, ठीक है, पर बाद में जब ये मार्स के बिल्कुल करीब आया तब इसने अपना ऑर्बिट चेंज किया था। ये ट्रेजेक्टरी देख रहे हैं, ये मूवमेंट पहले अर्थ ऑर्बिट से किस समय में निकला और क्यों इसमें घुसा, इसके पीछे कारण ये था कि वो समय था जब ये अच्छे से इसमें जा सकता था और सबसे कम ईंधन खपत हुई। इसे कहते हैं हॉमन ट्रांसफर ऑर्बिट या फिर मिनिमम एनर्जी ट्रांसफर ऑर्बिट। आप ऐसा ट्रेजेक्टरी क्रिएट करते हैं जिससे आप एक की फोर्स से दूसरे की फोर्स में घुसते हैं कम से कम ईंधन खपत करने में। आप देखिए एक खास बात थी कि एक समय ऐसा था जो बहुत ही क्रूशल था, जहां पर इसका कम्युनिकेशन अर्थ के साथ बंद हो गया था, ठीक है, ये वो लोकेशन थी जहां पर अर्थ के साथ कम्युनिकेशन बंद हो गई थी, जहां इसका कोई संपर्क नहीं था यहाँ इस हमारे लेबोरेटरी के साथ इसरो की। तो वहां पर क्या था कि इसका चारों इंजन जो था वो स्टार्ट हो गया था फायर करना, ठीक है। और ये बेसिक टेक्निकल सी बातें हैं कि थ्रस्ट वेक्टर क्या और इंजन फायर करने के बाद वेलोसिटी इसने घटाई तब ऐसे चला। बट ये एक डायग्राम है आप देखने के लिए बेसिकली कि किस तरह से मूवमेंट गई, मार्स की तरफ आया, फिर यहाँ आपका इंजन चालू हुआ, फिर बंद हुआ, तो किस तरह से काम हुआ। स्केप ट्रेजेक्टरी मतलब किस तरह ये आपका निकला, ये गया ऐसे, ठीक है। तो ये आपका ऑर्बिट है अर्थ का। और कम्युनिकेशन ब्लैकआउट्स कहते हैं कि एक वक्त के लिए हो गया था, जो मैंने बताया आपको, रेडियो लिंक हो गया था, खोया नहीं था, एक प्लान था कि उस पोजीशन पे जाएगा जहां पे आप लिंकिंग नहीं कर सकते इससे। तो स्पेस क्राफ्ट जो था, फायरिंग करने के बाद जो इंजन्स के रीस्टार्ट हुए थे, एक पूरा रोटेट किया था इसने ताकि वेलोसिटी अचीव कर पाए ब्रेक करने की इसको। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उतना महत्वपूर्ण नहीं है सर,
खपा के इतना टाइम नहीं है। अब देखिए इसके पेलोड्स क्या थे, इस पे 5 पेलोड्स थे, ये थोड़ा आपको हो सकता है काम आ जाए, देखिए कि शायद क्वेश्चन अगर आ जाए, इसका समझना जरूरी है, समझ लीजिए बहुत ईजी हो जाएगा। एक इसमें कलर कैमरा था, ठीक है, एक इसमें इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर था, एक इसमें मीथेन सेंसर था मार्स के लिए, याद रखिए मीथेन पे काम करना इंपॉर्टेंट इसका एक लक्ष्य है, मीथेन सेंसर था, ठीक है, मंगलयान पे। और इसके बाद एक इसमें एक्सोस्फेरिक न्यूट्रल कंपोजिशन एनालाइजर था, जो एनालाइज करता कि वहां पर क्या कंपोजिशन है, और एक लीमन अल्फा फोटोमीटर था। देखिए ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। एक कैमरा लगेगा फोटो खींचने के लिए, एक स्पेक्ट्रोमीटर लगेगा जिसका काम रमन इफेक्ट जिसके लिए अच्छा काम करता है, जो हमने उस दिन पढ़ा था, इसको रमन से कंपेयर कीजिए, आपको स्पेक्ट्रोमीटर याद रहेगा। स्पेक्ट्रोमीटर कैमरा मीथेन पे काम करना था, तो एक मीथेन सेंसर ले गया ये, साथ में इसके बाद एक एनालाइजर ले गया और एक फोटोमीटर ले गया, 5 चीज़ें ले गया था ये। तो इसको देख लीजिए, सिंपल है। अभी देखिए क्या LAP पेलोड, ये इसका पेलोड था, ये इसकी जो बेसिक बॉडी थी वो कैसी थी। ज़्यादा इसके बारे में हमें करना नहीं है, इतना पता होना चाहिए मंगलयान कब लॉन्च हुआ, कहाँ से लॉन्च हुआ, और क्या स्पेसिफिक डिटेल्स उतनी नहीं आती है। मेंस में जो करना है वो टेक्नोलॉजी पे भी क्वेश्चन आता है कि क्या इसके पीछे टेक्नोलॉजी थी, इतना भी डिटेल में नहीं पूछ देते वो। तो एक जनरल इंसान को जो पता होना चाहिए, आपको वो नॉलेज होनी चाहिए। प्री पर फैक्ट बेस्ड होती है, पर मेंस में आपको एक नॉर्मल इंसान जितनी ही नॉलेज होनी चाहिए, नहीं कि आपको साइंटिस्ट वाला इसरो के साइंटिस्ट नहीं है आप, क्योंकि ये बेसिकली DRDO या फिर इसरो का एग्जाम नहीं है, ये UPSC है, आपको पता ही है। नासा ने मेवन भेजा था, मैंने इसको ठीक से कवर नहीं किया है क्योंकि मुझे प्री के हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट लगा नहीं। आपको इतना पता चाहिए मेवन मिशन क्या था, जो मार्स पे गया था, किसका था, इसरो का था, और ये मॉम से पहले पहुंच गया था, और ये $700 मिलियन के आसपास का, तो काफ़ी ज़्यादा महंगा और काफ़ी ज़्यादा बृहद स्तर पे था। स्पेस का ट्रेजेक्टरी ये थी इसकी कि मेवन ये ऐसे जाता और सीधा आपका ये स्लो डाउन करता स्पेस क्राफ्ट पहुँच के और एंटर करता ऑर्बिट में, उसके बाद दोबारा चलने लगता। तो ये मेवन आपका अभी कहाँ पर है, ये लोकेशन बता रहा है। तो ये था आपका मेवन, और जो इसका स्पेस प्रोवर डेवलप किया नासा ने, मार्शियन एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेगा, डिटरमाइन करेगा कि वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ का पानी वहाँ है या नहीं, सब्सटेंशियल है, वो क्यों खोया, या फिर एक बार कहा जाता है काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर था पानी और बर्फ़ जो क्यों खो गई, उसके विषय में ये अनुसंधान कर रहा है। तो साइंस एंड टेक में आज मैंने 2 ही टॉपिक किए क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लंबा लेक्चर खींच गया था, और कल हम चंद्रयान करेंगे और देखेंगे कुछ नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बारे में जानेंगे। अब पॉलिटी के 2 आर्टिकल्स देख लेते हैं, जो हमने आर्टिकल 32 तक कल कर लिया था, जिसमें हमने रिट पढ़ा था। रिट कौन कौन सी होती है, को वारंटो, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टुररी, और एक बताइए कौन सा था। देखिए रिट्स जो है बहुत महत्वपूर्ण है। रिट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो हमारी है उसे क्या कहा था, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हिबियस कॉर्पस को आपने लास्ट से रिलेट कर सकते हैं, मैंडेमस वी कमांड से, प्रोहिबिट वी स्टॉप, क्यों वारंट ऑफ क्या क्या अधिकार है, प्रोहिबिशन आपको रोक देना। ये बेसिक जो आपके फंडामेंटल राइट्स में जो राइट्स हैं। अब देखिए आर्टिकल 33 क्या कहता है। आर्टिकल 33 कहता है कि पार्लियामेंट के पास अधिकार है, संसद के पास, कि वो आपके मौलिक अधिकारों को कुछ हद तक रिस्ट्रिक्ट कर सकती है अगर आप आर्मी में हैं, पैरामिलिट्री में है, CRPF इंटेलिजेंस में, या फिर किसी ऐसी फोर्सेज में, पुलिस फोर्सेज में, ठीक है। तो वो फोर्सेस जिन पर आपके जो अर्धसैनिक बल या सैनिक बल है, उनकी जो मौलिक अधिकार हैं उनको आप पार्लियामेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, वो आर्टिकल 33 के अंदर लिखा हुआ है। और ये पार्लियामेंट केवल पार्लियामेंट कर सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं कर सकता। देखिए हर एक चीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उसको डिटेल करने के लिए एक अलग आर्टिकल, जैसे आर्टिकल 33 करता है। अब से आर्टिकल 32 में लिखा है कि नॉर्मली आपका फंडामेंटल राइट सबसे नहीं छीना जा सकता, पर एक पॉइंट है कि जब नेशनल इमरजेंसी हो तो आर्टिकल 359 के तहत वो आपसे आपका अधिकार छीन सकते हैं। अब देखिए आर्टिकल 359 से आपका अधिकार छीनते हैं, आर्टिकल 352 से आपका नेशनल इमरजेंसी लागू होती है। उसी तरह आर्टिकल 33 के अंदर क्या दिया है कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स पुलिस फोर्सेज से छीन सकती है। याद रखिए आर्टिकल 359 की जो बात मैंने की थी, आर्टिकल 359 किस लिए था, आम जनता के लिए, और सैनिक अर्धसैनिक बलों के लिए 833 है। ये केवल पार्लियामेंट कर सकती है और इसको किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते कि भाई इसका अधिकार क्यों छीना या मेरा अधिकार मुझे लेना है। तो आर्टिकल 33 कोर्ट मार्शल को भी एक्सक्लूड करता है रिट जुरिस्डिक्शन से। किसी का कोर्ट मार्शल हो रहा है आर्मी में या वो जो भी, आप तो उसके लिए आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, वो उसके लिए मार्शल कोर्ट्स होती हैं, मतलब जो फौजी अदालतें हैं, अब वहीं जाना पड़ेगा। तो ये बेसिकली आर्टिकल 33 कॉमन सा है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। आर्टिकल 34 देखते हैं। देखिए आर्टिकल 34 में रिस्ट्रिक्शन है FIR फंडामेंटल राइट्स को लेकर, जब मार्शल लॉ आपका किसी जगह पर लगा हुआ हो। खास बात इसमें बात की हुई है मार्शल लॉ की, लेकिन मार्शल लॉ कभी क्लियरली मेंशन नहीं है, ये इम्प्लिसिट है।
मतलब डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ, इनडायरेक्टली बात करता है कहीं पर, ठीक है, ये अधिकार देता है सांसद को कि वो ऐसे लोगों को या ऐसे सरकारी कर्मचारियों को किसी भी ऐसे काम के लिए उनकी सजा हटा सके या कम कर सके जो मार्शल लॉ के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसके अंदर कंप्लीट एमनेस्टी मिलती है। याद रखिए मार्शल लॉ अभी तक कहीं ऑफिशियली लागू नहीं हुआ है, ठीक है। अफ्स्पा एक अलग इशू है, जहां तक मेरी नॉलेज है अभी तक मार्शल लॉ कहीं अप्लाई नहीं हुआ। मार्शल लॉ के अंदर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन खत्म हो जाती है, ठीक है, और सब कुछ आर्मी संभालती है। अभी तक इंडिया में ऐसा एक भी बार नहीं हुआ कि मार्शल लॉ लगा हो, ठीक। तो अब देखिए ये एक्ट जो है ये पार्लियामेंट को आप किसी भी जगह चैलेंज नहीं कर सकते। क्या है आर्टिकल 34, आपकी फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाती है जब मार्शल लॉ किसी एरिया में लगता है तो। और पार्लियामेंट के पास अधिकार आता है किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को वो अपने कानून तोड़ने के लिए या फिर कुछ ऐसे कानून जो नॉर्मल केस में वो कानूनन जुर्म माना जाएगा, उससे उसको बरी कर सकते हैं, उससे उसको एमनेस्टी दे सकते हैं कि आप ये काम करिए, कर सकते हैं। तो आर्टिकल 34 देखिए 3 विषयों को लेकर समस्या, नेशनल इमरजेंसी, आफ्स्पा और मार्शल लॉ क्या है। देखिए मार्शल लॉ स्मॉल एरिया में लग सकता है, किसी स्टेट के अंतर्गत लग सकता है। इमरजेंसी क्या है, पहली बात ये इम्प्लिसिट और ये एक्सप्लिसिट है। कहने का मतलब मार्शल लॉ का नाम कोई मेंशन नहीं है, मार्शल लॉ कहीं लिखा नहीं हुआ। इमरजेंसी के बारे में क्लियरली आर्टिकल 352 में मेंशन है कि आर्टिकल 352 कैसे आएगा, यहाँ पर क्या होगा, फंडामेंटल राइट्स 359 से छीनी जाएगी, आपके कौन कौन से राइट्स इंपैक्ट करेंगे। अब देखिए, और जो इमरजेंसी लगती है, जब नेशनल इमरजेंसी आती है तो ये तो पूरे स्टेट पे लगती है या पूरे राज्य पे लगती है, पूरे देश पे लगती है। तब क्या होता है, आपकी फंडामेंटल राइट्स तो जाते ही जाते हैं, स्टेट की सरकार बर्खास्त हो जाती है, बाकी चीज़ें जो हैं वो वैसी ही चलती हैं। मतलब आपकी अदालतें, निचली अदालतें चलेंगी, आपका पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा, सब कुछ वैसे ही होगा। पर जैसे कहते हैं राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, ये नहीं कि आर्मी का शासन लागू हो जाएगा, ठीक है। मार्शल लॉ में आर्मी का शासन लागू हो जाता है और ये लो स्टैंड निचले तबके में होता है, स्टेट के अंदर भी हो सकता है ये। जैसे आफ्स्पा का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। आफ्स्पा लागू होता है तो जो वो एरिया है वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन किसका रहता है, वो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ही रहता है ना, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वही प्रशासन करते हैं। बस इनको एक अधिक हमारी फौजियों को या हमारे जो सेना बल है इनको एक एक्स्ट्रा अधिकार मिल जाता है कि उनको आप केस नहीं कर सकते या उनको आप सीधा जेल में ले जा सकते। यहाँ तक कि आफ्स्पा में तो आप किसी को गोली भी मार सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो मार्शल लॉ में क्या है कि एक एरिया होगा जहाँ पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, जो एक प्रशासन है वो भी इन्हीं के द्वारा चलाई जाएगी, फंडामेंटल राइट्स चले जाते हैं और सब कुछ लॉ के बाहर आ जाता है। तो ये अभी तक इंडिया में लागू नहीं हुआ, इम्प्लिसिट है, कहीं आज तक अप्लाई नहीं हुए। जो इमरजेंसी प्रोविजंस है वो आपको मेंशन्ड है, पार्लियामेंट का हिस्सा है, आर्टिकल 365 में लिखा है, 352 में इसके बारे में लिखा हुआ है, कई बार अप्लाई हो चुका है, कई राज्यों में अप्लाई हो चुका है और ये बृहद स्तर पर होता है। राज्य सरकारें खत्म हो जाती हैं, स्टेट के साथ संबंध बिगड़ जाते हैं, वो डायरेक्टली केंद्र सरकार के अंतर्गत आ जाता है लगभग। और ये 3 ही कारणों से लगाया जा सकता है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर आर्म्ड रिबेलियन। अब खास बात, जो मार्शल लॉ किसी भी कारण से लगा सकते हैं, किसी भी कारण मतलब राइटिंग, ठीक है, दंगे हो गए, आर्सन बहुत वृहद स्तर पे जलाया वलाया गया, या फिर आपका जो सिचुएशन है ब्रेक डाउन कर गया, अटैक हो गया, इंसाइटमेंट टू वायलेंस, कुछ भी हो सकता है। तो मार्शल लॉ जब लगता है तो पूरी जो प्रशासन है आपका वो पूरा शिफ्ट हो जाता है सेना के हाथ में। क्या ये आफ्स्पा में होता है? जी बिल्कुल नहीं होता। आफ्स्पा में जहां भी आफ्स्पा लगा वहां पे कौन प्रशासन संभाल रहा है? वहां का जिला प्रशासन ही वहां का प्रशासन संभालता है। तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि आफ्स्पा एक मार्शल लॉ है। आफ्स्पा कहाँ लगता है? आफ्स्पा तभी लगता है जब उस जगह को डिस्टर्ब डिक्लेयर किया जा सके। डिस्टर्ब डिक्लेयर करने की पूरी प्रोसीजर है, आफ्स्पा एक्ट को आप पढ़िए एक बार, वहां पर लिखा हुआ है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है। इसको किसके द्वारा लाया गया? ऑर्डिनेंस के द्वारा। कहाँ आफ्स्पा सबसे पहले लगा? नागालैंड के बाद, उसके बाद पंजाब में, लास्ट में कश्मीर में लगा। हम सोचते अक्सर कि पहले कश्मीर में लग गया, जो कि बात बिल्कुल सरासर गलत है। ये फिर नागालैंड में पहले लगा था। ये ऑर्डिनेंस के थ्रू लाया गया था और ये कंपैरिजन में मैरिटल और मैरिटल कह रहा हूँ मैंने मैरिटल ही लिख दिया, सॉरी। मार्शल और इमरजेंसी दोनों में के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, बहुत कम स्तर का है, क्योंकि ये केवल आपको कुछ लिमिटेड अधिकार देता है। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, आपकी शक्तियां बढ़ जाती हैं, इट गिव्स यू पावर्स, पर ये आपको प्रशासन संभालने की जिम्मेदारी नहीं देता, ना ही आपको ये एक वृहद पैमाने पे होता है। तो आफ्स्पा काफी, जिसे कहते हैं, ड्रैकोनियन है। मेंस के लिए बहुत हॉट टॉपिक है। क्या आफ्स्पा हटा देना चाहिए? आफ्स्पा कैसे लगता है? स्टेट गवर्नमेंट से भी उनका लिया जाता है ओपिनियन, पर वो ओवररूल कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट। गवर्नर का क्या रोल है आफ्स्पा अप्लाई करने में? सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में करनी महत्वपूर्ण है। आफ्स्पा एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक है। क्या इसकी ज़रूरत है और नहीं है तो क्यों नहीं है तो क्या नहीं, अपना ओपिनियन रखिए और एक सही तरीके से को पेश करिए। तो आज का डिस्कशन में इतना ही है। काफ़ी कुछ था नहीं, अब हम कल करेंगे। ये से देखने के लिए आपने फीडबैक, कोई क्वेश्चन है या फिर आपको कुछ पूछना, तो आप यहाँ ऑनलाइन OnlyIAS या फिर फेसबुक पेज पे डाल सकते हैं।
देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।